चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एडीओ की विशेष क्लासेस चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर जो है हम लोगों ने लेकर आ गए हैं। 5 लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, पंचायती राज का आपको इतिहास देखने को मिल गया, पूरी समितियां देखने को मिल गई, पंचायती राज से रिलेटेड जो जो समितियां थी। इसके पहले एक लेक्चर हमारा आया था 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 वाला, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और इसके पहले वाली क्लास जो हमारा 5वां लेक्चर था, उसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की महत्वपूर्ण धाराएं, अध्याय और अनुसूचियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज से पूरा एक डिटेल्ड क्लास शुरू हो जाएगा। लेक्चर 6 जो हमारा रहने वाला है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा ग्राम सभा के लिए। तो लेक्चर को मिस मत करिएगा। पुराने लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, सीक्वेंस में है, प्लेलिस्ट में बना हुआ, वहां से आप जरूर देखिएगा। अदरवाइज आगे की चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आज से डिटेल्ड क्लास शुरू होगी। आज का पूरा टॉपिक हमारा ग्राम सभा का रहेगा। किस प्रकार से ग्राम सभा बनती है, इसका गठन कैसे होता है, इसके बारे में बैठकें कितनी होती हैं, अध्यक्षता कौन करता है, सारी चीजें देखने वाले हैं। वीडियो यदि पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सीधा टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो यदि बात करते हैं हम लोग ग्राम सभा की, तो जैसे हम लोग कर रहे थे कल, तो आपको पता होगा धारा 3, 4, 5, 6, 7 ये पूरी पूरी ग्राम सभा से रिलेटेड थी। उसी को हम लोगों को पकड़ना है। जैसे धारा 3 ग्राम है ना, ग्राम के लिए क्या बोलता है देखिएगा, बोलता है राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम को या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में जो है विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। जो जो पॉइंट है उसको समझते हैं। लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझिएगा। ओके, चलिए जैसे मान के चलिए हम लोग एक मूवी देखे थे, आप लोग शायद देखे होंगे, चुप चुप के मूवी थी, है ना। राजपाल यादव बोलता है कि इसको घर क्यों बोलते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, ऐसा वाला केस याद है। जनरली मैं कैसे बोलूं कि कोई एरिया ग्राम है या ग्रामों का समूह है, या किसको मैं बोलूं गांव है। जैसे अगर मैं बात करता हूं रायपुर, मान लीजिए रायपुर एक शहर है, तो रायपुर शहर की सीमा कहाँ है, कितनी है, अगर आप लोग रहे होंगे। दुर्ग भिलाई को भी अगर पकड़ते हैं, अगर कोई दुर्ग से भिलाई को नया इंसान जाता है, उसको समझ में नहीं आएगा कि दुर्ग कौन सा है, भिलाई कौन सा है, फिर बीच में आ जाएगा भिलाई पावर हाउस कौन सा है, भिलाई नगर कौन सा है, क्योंकि एक साथ पूरा बना हुआ है। अभी तो रिसाली भी हो गया अलग अलग, है ना। तो ये सारी चीजों में आपको एक सीमा तो निर्धारित करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए ये लोकेलिटी हमारी, खूब सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे घर हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 2 शहर हैं, तो सीमा डिसाइड करना पड़ेगा। मान के चलिए ये है हमारा शहर ए और ये है शहर बी, ऐसा कुछ डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने का हक किसके पास है, कौन बताएगा कि आपका ये गांव है और ये गांव नहीं है। ये सारी चीजें डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। मीनिंग क्या है मेरे कहने का, कि भैया इसकी सीमा पहले बताओ, कितने एरिया शामिल हैं उसको बताइए, अड़ोस पड़ोस में क्या है वो बताइए, उसके बाद होगा काम। नहीं तो कई लोग बोलेंगे हमको इस शहर में जाना है, हमको उस शहर में जाना है। तो ये करने की शक्ति मिलती है राज्यपाल के पास। सेम नगरीय निकाय में भी, ग्राम पंचायत में भी। ग्राम पंचायत में क्या होगा, आपकी जनसंख्या कम रहेगी, एरिया थोड़े बड़े बड़े रह जाते हैं, जनसंख्या कम रहती है। जैसे एक मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप मान लीजिए 50 परिवार रहते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग 500 लोग रहते हैं, और इस एरिया में हमारे 600 लोग रहते हैं। अब क्या है, जब भी पंचायती राज हम लोग पढ़ेंगे, जनरली जो है ग्राम पंचायत जब बनती है 1000 मिनिमम जनसंख्या रहती है। अब 500 लोग या 600 लोग का समूह किसी विशेष स्थान पर रहता है, फिर 5-6 किलोमीटर दूर ऐसे बसा हुआ है, मोहल्ले टाइप का है। अब इसको मैं कैसे करूं, तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं राज्यपाल। क्या करेंगे, राज्यपाल लोक अधिसूचना जारी करेंगे, मतलब पब्लिक में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और बताया जाएगा कि ये 2 एरिया को मिलाकर मैं एक ग्राम को घोषित करता हूँ। फिर ये क्या हो जाएगा, एक मान लिया जाएगा और इसके लिए एक क्या दे दी जाएगी, ग्राम सभा। तो जनरली याद रखिएगा, ग्राम या ग्रामों के समूह को, ग्राम या ग्रामों के समूह को राज्यपाल ग्राम सभा घोषित कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा गांव है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, उसको अकेले बना दिए ग्राम सभा, या फिर आपका एक से अधिक गांव भी लेके, अगर जनसंख्या कम कम है तो उसको मिलाते हुए आप क्या करेंगे, ग्रामों का समूह को ग्राम निर्दिष्ट करेंगे, विनिर्दिष्ट करेंगे। कौन करेगा ये काम, फिर से आएगी बात, राज्यपाल करेंगे। कैसे करेंगे, लोक अधिसूचना द्वारा करेंगे। जनरली जब भी बात आती है ग्राम की, तो राजस्व ग्राम हम लोग पकड़ते हैं, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। लोक अधिसूचना हो जाएगी, गांव या गांवों के समूह को किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं ग्राम में मतदाता सूची। अब हर ग्राम में जैसे आप रहते हो, फिर से अगर हम लोग चाहे वापस वही वाले एग्जाम्पल में, मान के चलिए हमारा गांव है, गांव में बहुत सारे घर हैं। ओके, अब समझिएगा, मैंने राज्यपाल ने बोल दिया कि ये हमारे गांव की सीमा है, इतने घर आएंगे। अब ये कुछ जो है वो बाहर है इस गांव की सीमा के, ये पर्टिकुलरली शहरी एरिया में आते हैं। मान के चलिए होता है ना, शहर के पास कई बार गांव लगे रहते हैं चिपके हुए। ओके, तो हर गांव में एक मतदाता सूची बनेगी। अब ये क्या चीज है, इसको भी समझते हैं। मान के चलो ये पड़ोस का एक और गांव है। ओके, इस गांव में मान के चलिए रहते हैं लोग ABCD, ऐसे हम लोग नाम लिख देते हैं। इधर भी हमारे लोग रहते हैं EFGH। ओके,
तो हर गांव में जो भी व्यक्ति होगा, जो भी 18 साल के ऊपर है, उसके पास ये अधिकार होगा कि वो वोट दे सकता है। अगर वो पर्टिकुलर उस गांव का नागरिक है, वो वोट दे सकता है। तो ये वोटर लिस्ट जो बनती है, वही हमारी गांव की मतदाता सूची होगी। जितने भी ग्राम बनेंगे, सबकी अलग अलग मतदाता सूची होगी, और ये मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम है, वही लोग हमारी ग्राम सभा में आएंगे। अब बात आती है, समझिएगा, जैसे मान के चलिए ये गांव है हमारा एच, ये गांव है हमारा आई, और ये है हमारा शहर सी, लिख देते हैं। ओके। अब जब भी बात आएगी ग्राम सभा कैसे बनेगी, तो जो शहर के लोग हैं, उन लोग बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक है। अब इस गांव की अगर मतदाता सूची बनती है, तो इस गांव की ग्राम सभा अलग होगी। इस गांव की ग्राम सभा में वो लोग रहेंगे जो इस गांव के सदस्य हैं। सिमिलर इस गांव की ग्राम सभा में वो लोग रहेंगे जो इस गांव के। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाले गांव के लोग, चलो भैया लोग पूर नहीं रहे हैं, चले जाते हैं वो वाली मतदाता सूची में, मतलब वो वाले ग्राम में, या फिर ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे जाए। एक केस में बस हो सकता है, वो केस क्या है, शादी। अगर मान के चलिए कभी किसी महिला की शादी होती है, जैसे महिला की शादी होती है तो उसको तो अपना घर छोड़ के जाना पड़ता ससुराल। अब एक गांव में तो शादी होती नहीं है, जनरली क्या आपको देखने को मिलेगा, एक गांव से दूसरे गांव में शादी होती है। तो जब शादी करके आप जाते हैं, तो आपको क्या है, वहां पर गांव की ग्राम सभा में बैठने का हक मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल को वेट करिएगा, आगे मैं समझाता हूँ कैसे मिलेगा। ओके। अदरवाइज नहीं मिलेगा, उसको भी समझ चलिए। तो अब यही चीज होगी, गांव की मतदाता सूची होगी। अब इस गांव की मतदाता सूची में मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण करना है। जो एक लिस्ट बनी, मान के चलिए आपके सरपंच के पास वो लिस्ट है कि कितने लोग मेरे गांव में हैं, कितने लोग वोट दे सकते हैं, उनकी मेरे को एक सूची बनाना है। वही तो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो ये कैसे बनता है, आप उसमें नाम आएगा कि नहीं आएगा उसको समझते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में दर्ज कराने के लिए पात्र है, या उस नामावली में उसका नाम है, जो उस ग्राम के मामूली तौर पर निवासी है, ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। परंतु कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। इसको समझिएगा। ओके। फिर से हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मेरा एक गांव था, ये दूसरा गांव था। ओके। हम लोग क्या करते हैं, ये गांव से लड़की की शादी करा देते हैं। मान के चलिए हमारा कोई लड़की है, स्टूडेंट है हमारी कोई, वो शादी करके क्या करती है, इस गांव की मतदाता सूची में आती है, मतलब इस गांव में रहने आती है। यहाँ से वो ट्रांसफर हुई है, इस तरफ लिख देते हैं, जो है नंबर 2 पे ये ट्रांसफर हुई है। अब समझिएगा, लड़की की शादी हुई है, मतलब लड़की 18 साल के ऊपर होगी, 21 साल की होगी आज की डेट में, तो 18 प्लस। हर गांव में जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर है, जैसे इस गांव की बात करते हैं पर्टिकुलरली, ग्राम नंबर 2 और ग्राम नंबर 1 दोनों की मतदाता सूची होगी। तो ग्राम नंबर 1, ग्राम नंबर 2, इसमें मतदाता सूची में अगर आपको नाम डालना है, पहली शर्त क्या है, आपको उस गांव का निवासी होना चाहिए। जैसे इस गांव के जो भी निवासी होंगे, उनकी मतदाता सूची में यहाँ पर नाम आएगा। इस गांव के जो निवासी होंगे, उनकी मतदाता सूची में यहाँ पे नाम आएगा। आपकी शर्त क्या है कि आप उस गांव से रिलेटेड विधानसभा में वोट डालने के हकदार हो, और उस गांव के निवासी हो। आप गांव के निवासी हो, वोट डालने का हकदार हो, मतलब 18 साल के ऊपर हो, क्योंकि विधानसभा में आप वोट कब डाल सकते हो, 18 साल के पास। तो 18 साल के ऊपर उस गांव के निवासी हो, तो आप डाल सकते हो। ये लड़की का एक केस इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। अब ये लड़की क्या है, क्योंकि ये शादी के पहले इस गांव की निवासी थी, तो इसका नाम इस लिस्ट में होगा। ओके, इस मतदाता सूची में होगा। अब ये लड़की शादी करके ये वाले गांव में चले गई है रहने, तो अब प्रश्न उठेगा कि ये लड़की ये वाली गांव की ग्राम सभा में आएगी कि ये वाली गांव की ग्राम सभा में? आप एक साथ दो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। इस लड़की को, जो इस गांव में रहती है, जब तक ये अपना नाम ट्रांसफर करवा के यहाँ नहीं लेके आती मतदाता सूची में, तब तक वो पुराने वाले, इस वाले ग्राम सभा की सदस्य रहेगी। जैसे वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर अपना नाम चढ़वा लेती है मतदाता सूची में, तो उसके बाद उसको ना यहाँ से नाम कटवाना पड़ेगा, पुराने वाले से उसको नाम कटवाना पड़ेगा और नए वाले में नाम डले। यही है पॉइंट हमारा तीसरा, कोई व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता, केवल आप एक गांव की ग्राम सभा में शामिल हो सकते हो। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आप केवल एक गांव की ग्राम सभा में शामिल हो सकते हो। वैसे कोई कठिन पॉइंट नहीं है। जैसे अगर आपके पास मान के चलिए वोटर आईडी है, हर किसी के पास एक ही वोटर आईडी होता है ना। अगर किसी के पास दो है, बताना मत, नहीं तो चुनाव आयोग आपको पकड़ के बहुत मारेगा, है ना। दो वोटर आईडी आप नहीं रख सकते, एक आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपके पास आपका वोटर आईडी कहाँ का होगा, जिस एरिया में आप रहते हो वहीं के लिए वोट दोगे। ऐसा थोड़ी ना कि मैं पर्टिकुलरली मान के चलिए छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और मैं गुजरात का वोटर आईडी बना के रखा हूँ क्योंकि मेरे मामा वहां से लड़ते हैं। मान के चलिए ऐसा हो सकता है ना, मेरे मामा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, तो वहां पे दे दिए, आके वोट डाल देना होता है कई बार। तो ऐसा नहीं करना है। तो वैसे ही अगर लड़की की बात करेंगे, या मान के चलिए कोई लड़का ही है, जॉब करने के लिए गया है और यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, बहुत समय से रह रहा है, अब उसको यही गांव में रहना है, तो वो ये वाली सूची में अपना नाम
जाएगा। तो आप जहाँ पे भी अपना नाम डलवाएँगे, दूसरे से आपको नाम कटवाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा कौन-सा पॉइंट, ये वाला, कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। अब आते हैं ग्राम सभा का गठन करने की बात करेंगे। तो ग्राम सभा से अभिप्राय ऐसे निकाय से है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संबंधित निर्वाचक नामावली अर्थात ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गाँव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है, वो ग्राम सभा कहलाती है। सिंपल है, जो हमारे राज्यपाल ने ग्राम को निर्दिष्ट किया, जिसको अधिसूचना द्वारा बताया कि पर्टिकुलर ये एरिया हमारा ग्राम रहेगा। इसके अंदर जो सीमा में इतने क्षेत्र आते हैं, उसके अंदर जो भी लोग हैं, जैसे मान के चलिए मैंने एक बाउंड्री डिसाइड कर दी, जैसे जिला निर्माण के टाइम पे आप लोगों को याद होगा उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा बताते हैं, पूर्वी पश्चिमी, वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, जिला निर्माण के समय जैसे सीमा डिसाइड की, वैसे यहाँ पे भी हम लोग सीमा डिसाइड कर देते हैं कि पर्टिकुलरली इसके उत्तर में ये शहर है, दक्षिण में ये है, पूरब में ये है, पश्चिम में ये है, हमारा गाँव है, इसकी सीमा यहाँ से यहाँ लगेगी। ये नदी के किनारे से वो नदी के किनारे तक ये सीमा लगी। अब उस क्षेत्र के अंदर जितने लोग भी आते हैं, वो क्या है, उस गाँव के जनसंख्या या उस गाँव के नागरिक हैं। अब उस गाँव के नागरिकों में जो 18 साल के ऊपर है, उनका नाम निर्वाचक नामावली में आएगा। ऐसे सभी लोग जो निर्वाचक नामावली में हैं, उनसे मिलकर ही हमारी ग्राम सभा बनेगी। तो कभी भी पूछे कि ग्राम सभा में शामिल कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ग्राम सभा में उस पर्टिकुलर गाँव के, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर गाँव के 18 साल के ऊपर के सभी लोग रहेंगे, जिनका नाम वोटर लिस्ट। अगर मान के चलिए आप 18 साल के ऊपर हो, पर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो। आप 18 साल के ऊपर के हो और आपका नाम ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में है, भले आप उस गाँव में नहीं रहते, बट ऑन द पेपर आप वहाँ पे नागरिक हो, मतलब आप वहाँ के ग्राम सभा में हो। अब मान के चलिए ऐसा कभी हुआ कि आप चले गए हैं अपने मामा के गाँव में और वहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग हो रही थी, आपके मामा भी गए हैं, आपके कज़न लोग भी गए हैं, सब गए हैं, आप भी चले जाते हो घूमने की, किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना? क्योंकि वहाँ पे ऐसे मान के चलिए चेक तो होगा नहीं, बट वो गलत है। आप जिस गाँव के हो, आपको उसी का मिलेगा, कहीं और दूसरे के गाँव में जाके आप नहीं बैठ सकते। ग्राम सभा में केवल उस गाँव के नागरिक ही रहेंगे जो 18 प्लस है। अब बात आएगी ग्राम सभा का कार्यकाल क्या है? तो ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, याद रखिएगा, स्थायी निकाय होता है। ये कभी भंग नहीं होता। रीज़न क्या है इसका? सभी लोग 18 साल के ऊपर के जो हैं वो सभी के सभी सदस्य हैं। भंग करने की आवश्यकता कब पड़ती है कोई भी चीज़ को? जब हम लोग किसी का निर्वाचन करें। जैसे लोकसभा भंग होती है, लोकसभा में हम लोग क्या है, हमारे जो सांसद हैं उनका निर्वाचन करके भेजते हैं। ग्राम पंचायत में हम लोग सरपंच, पंच का निर्वाचन करके भेजते हैं। वो लोग अगर 5 साल 6 साल अच्छा काम नहीं किया, हमको उनको बदलने की आवश्यकता है। ग्राम सभा जो है गाँव के हर एक नागरिक से बनी है। अब अगर हर एक नागरिक से बनी है तो उनको कैसे भंग कर सकते हैं? मान के चलिए मैं 18 साल के ऊपर हूँ का हूँ, मैं किसी गाँव का नागरिक हूँ, तो मैं हर बार अपनी ग्राम सभा के उसमें मीटिंग में बैठूँगा। ये मेरा हक है ना? क्यों? क्योंकि ग्राम सभा ही पूरी चीज़ों को देखेगी। अब भले मैं कितना भी बेकार क्यों ना हूँ, बट वो मेरा हक रहेगा कि मैं बैठूँगा। पंच वगैरह का चुनाव लड़ता हूँ तो मेरे को भंग करके हटा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हटा सकते। तो ग्राम सभा का कार्यकाल याद रखिएगा स्थायी निकाय है, कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब कभी भंग नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए आएँगे, 6 साल के लिए आएँगे। शुरू हो गया तो अनंत काल तक रहेगा। आप एक बार 18 साल के हो गए, आपका नाम ग्राम सभा में आ गया, अब जब तक आपको भगवान नहीं बुलाएँगे ऊपर, तब तक आप नहीं जाओगे, है ना? आप तब तक ग्राम सभा के सदस्य रहोगे और मान के चलो आप मर भी गए, है ना? फिर भी तो गाँव में बाकी लोग बचे हैं, उनसे ग्राम सभा चलते रहेगी। तो किसी के मरने या किसी के जीने से ग्राम सभा के कार्यकाल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे आते हैं, ग्राम सभा के सम्मेलन की बात करेंगे। तो ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में क्या बताता है, मीटिंग्स के बारे में, कि प्रत्येक 3 महीने में कम से कम 1 बार सम्मेलन करना आवश्यक है। याद रखिएगा, ग्राम सभा का हर सम्मेलन 3 महीने में 1 बार होना है। जैसे मान के चलिए आपका सम्मेलन जनवरी में हो गया, तो आप फरवरी में नहीं लोगे चलेगा, मार्च में नहीं लोगे चलेगा, अप्रैल में आपको लेना है। ओके, ऐसे मई में नहीं लिए, जून में नहीं लिए, जुलाई में आपको लेना है। हर 3 महीने में 1 बार आपको सम्मेलन करना है, 3 महीने से ज़्यादा का आप गैप नहीं कर सकते। अगर आप गैप करोगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि क्या होगा। जैसे हम लोग संसद की बात करते हैं, अगर संसद का सत्र 6 महीना, 6 महीने में कम से कम 1 बार होना चाहिए। अगर 6 महीने में संसद का सत्र नहीं होता, 1 बार भी, तो सरकार गिर जाती है। ये हम लोग पढ़े हैं। बट यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं 3 महीने में 1 बार सम्मेलन करना है, अगर नहीं किए तो क्या होगा? ये पॉइंट उठता है ना? 3 महीने में 1 बार करना है, बट नहीं किए तो क्या होगा? जैसे वहाँ तो सरकार गिर जाती है, यहाँ पर तो सरकार वाला कोई केस नहीं है, तब क्या होगा उसको समझेंगे हम लोग, ओके? इसके बाद अगर बात करें तो ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम सभा का आयोजित करेगी सम्मेलन। ग्राम सभा की बैठक तारीख और समय, स्थान जो है सरपंच द्वारा तय किए जाते हैं। जो भी संबंधित ग्राम सभा में जो भी संबंधित ग्राम का सरपंच है, वही तय करेगा कि किस तारीख को बैठक होनी है,
कितने टाइम बैठक होनी है और कहाँ पर बैठक होनी है। जनरली पंचायत ऑफिस के आसपास ही होती है, स्कूल ग्राउंड वगैरह जो भी सरकारी रहेगा, जहाँ पर पूरे गाँव के लोग जमा हो सके, वहाँ पे होगी। बट ये डिसाइड कौन करेगा, डेट, टाइम और आपका प्लेस, वो सरपंच करेगा। अब देखिएगा 3 महीने में एक बार करना है, बैठक कौन बुला रहा है, सरपंच बुला रहा है। ओके, अगर सरपंच बैठक बुलाता है हर 3 महीने में एक बार और किसी वजह से बैठक जो है कंप्लीट नहीं हो पाती, तब ऐसे केस में सरपंच और उप सरपंच इन दोनों जो हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जिम्मा जाता है सरपंच उप सरपंच के ऊपर। जैसे संसद की अगर बात करते हैं, संसद में अगर आपकी बैठक नहीं चली, बुलाने का हक तो राष्ट्रपति को है, बट 6 महीने में अगर नहीं बुलाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। वैसी अगर ग्राम सभा का सम्मेलन हो रहा है 3 महीने में अगर नहीं आयोजित होता एक बार, तो सरपंच की बैंड बजती है, सरपंच उप सरपंच की। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं बैठक कौन बुलाएगा, सरपंच बुलाएगा। सरपंच नहीं है अगर, मान के चलिए सरपंच किसी वजह से नहीं है, तो उप सरपंच बुलाएगा। और अगर सरपंच उप सरपंच दोनों नहीं है, तो ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का सचिव जो है वो बुलाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। ग्राम सभा की बैठक साल में आपका देखेंगे तो प्रत्येक 3 महीने में एक बार होनी है। प्रत्येक 3 महीने में एक बार होनी है। डेट, टाइम और प्लेस, मतलब तारीख, समय और स्थान, ये कौन तय करेगा, सरपंच करेगा, बताएगा इस दिन आ जाना। अब मान के चलो सरपंच नहीं है, किसी वजह से छुट्टी पे गया है, तो सरपंच की जगह काम कौन करेगा, ये वाला उप सरपंच करेगा। अब अगर उप सरपंच सरपंच दोनों गए हैं, मान के चलो कहीं पे हैं, घूम रहे हैं, अपना अलग से घूमने चले गए हैं, एक ही परिवार के हैं दोनों, तब कौन करेगा, दोनों की अनुपस्थिति में पंचायत सचिव करेगा। ऐसा नहीं है कि ये तीनों में से कोई एक व्यक्ति ना रहे, ये तीनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति तो रहेगा, तो वो कर देंगे। अब बात करेंगे एक साल में कितनी ग्राम सभा की अनिवार्य बैठकें होती, तो कम से कम 6 बैठकें जो है अनिवार्य है। एक साल में ग्राम सभा की 6 अनिवार्य बैठकें होती है, जिनको हम लोग डेट के हिसाब से याद कर सकते हैं। तो कैसे, 26 जनवरी के 3 दिन पहले, ऐसे याद रखना, 26 जनवरी के 3 दिन पहले आपका अंबेडकर जी का बर्थडे, 15 अगस्त के 5 दिन बाद गांधी जी का बर्थडे, और जून और नवंबर में कोई भी डेट। ओके, ठीक है। 26 जनवरी के 3 दिन पहले मतलब 23 जनवरी, 15 अगस्त के 5 दिन बाद 20 अगस्त, आपका हो जाएगा अंबेडकर जी का बर्थडे 14 अप्रैल, और गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर। इसमें ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, और जून और नवंबर के महीने में कोई भी दिन। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में, इसका मीनिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि बैठक 23 जनवरी को ही होगी। 23 जनवरी से 7 दिन आप पकड़ लीजिए, 23 से 30 है ना, या 29 कर दीजिए। 23 से 29 ये 7 दिन में आपकी बैठकें हो सकती हैं। वैसे 14 से आप कर दीजिए, 14 से 20 में हो सकती है, 20 से 26 में हो सकती है, 2 से आपका 8 अक्टूबर, इसके बीच में हो सकती है। एज इट इज उस तारीख को होना जरूरी नहीं है, बट उस तिथि से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। ऐसा क्यों है जी, ऐसा है कि एक ही ग्राम सभा तो है नहीं, बहुत सारी है, और अधिकारियों को जाना पड़ता है, तो एक एक बार आपका एक एक जगह ना हो, मतलब एक एक बार में आप कहाँ कहाँ पहुंचो, इसके लिए आपका क्या करते हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा बफर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बाकी डेट अगर पूछेगा तो ये डेट आपको डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैठक की बात करते हैं, तो सामान्य बैठक की हम लोग बात कर लिए, साल में 6 बार होगी। इसके अलावा मान के चलिए अचानक में ऐसा हो गया कोई काम कि आवश्यक है ग्राम सभा की बैठक करना, तो उसको बोलेंगे हम लोग विशेष बैठक, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य बैठक आप वेट कर रहे हो 14 अप्रैल को होगा, अभी जैसे फरवरी का महीना चल रहा है, जैसे अभी मान के चलिए 23 जनवरी को हुई होगी, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च में होगा नहीं, अप्रैल में आने वाला 14 अप्रैल, तो अभी अचानक में अगर कोई आवश्यकता पड़ गई तब कैसे करेंगे। तो वैसे केसेस में हम लोग विशेष बैठक आमंत्रित कर सकते हैं या बुलवा सकते हैं। अब इसके लिए क्या सिस्टम है, तो ग्राम सभा में कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक सदस्य अगर लिखित मांग करते हैं, रिटर्न में मांग करते हैं, तो इसके 30 दिन के भीतर आपकी जो है बैठक बुलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करेंगे तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर आदेश देगा तो 30 दिन के भीतर सम्मेलन किया जा सकता है। जनरली ग्राम सभा में मान के चलिए आपके 1000 सदस्य हैं, हम लोग क्या करते हैं राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 1000 की जगह पे 1200 सदस्य हैं। मान लीजिए किसी गांव में जो ग्राम सभा बन रही है उसमें 1200 सदस्य हैं, तो 1200 सदस्य का 1/3 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा, 400 सदस्य। अगर 400 सदस्य जो है लिखित मांग करते हैं, अब 400 लेटर नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना, एक ही लेटर जाएगा, उसमें 400 लोग का सिग्नेचर होगा या अंगूठा लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि 400 लोग मिनिमम मांग किए या 1/3 लोग मांग किए कि एक विशेष बैठक बुलानी है। तो ऐसा जब सम्मेलन के लिए बैठक बुलाने की मांग की जाएगी, 30 दिन के भीतर जो है वैसा सम्मेलन बुला सकते हैं। ऐसी मान के चलिए जनपद पंचायत को लगा ग्राम सभा का सम्मेलन आवश्यक है किसी काम के लिए, वो बोल सकता है, तो 30 दिन की भीतर जनपद जिला पंचायत बोली तो, कलेक्टर आदेश दिया तो ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 केसेस है।
कौन कौन सा? कुल सदस्य का 1/3, जनपद, जिला और कलेक्टर। अगर ये लोग बोलते हैं तो ग्राम सभा की विशेष बैठक हो सकती है। बैठक के लिए सूचना की जब बात आती है कि जो आपका सूचना निकाल रहा है, स्थिति जगह वगैरह, वो सरपंच कर रहे हैं, तो ये सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी ये भी ध्यान रखिएगा। तो 7 दिन पहले आपको सूचना देना है। जैसे मान के चलिए आपकी बैठक होनी है 7 जनवरी को, तो आपको सूचना देनी पड़ेगी 1 जनवरी तक किसी भी हालत में। 1 जनवरी को आप सूचना दोगे तब आपका 7 जनवरी को मीटिंग हो पाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, विशेष परिस्थिति है, तो 3 दिन पहले भी सूचना आप देकर काम करवा सकते हो। ओके? तो 7 दिन पहले नॉर्मल केसेज़ में, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो 3 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा, उसके बाद ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। ऐसा टाइम क्यों रखा गया है? तो ऐसा हो सकता है, मान लो बोलोगे कि 2 घंटे बाद ग्राम सभा की बैठक करना है। अब कोई हो सकता है अपने नानी के घर में गया हो, कोई दूसरी जगह ऑफिस गया हो, तो एट लीस्ट अपने को एक बफर टाइम चाहिए ताकि सब के सब मौजूद हो सके, क्योंकि ग्राम सभा क्या है, मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे ग्राम सभा से अगर कोई डिसीजन आता है मतलब वो पूरे गांव के लोग चाहते हैं। तो वैसे केसेस में सभी का पहुंचना जरूरी है, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए ही 3 दिन और 7 दिन का बफर रखा गया है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना कैसे दी जाती है? तो 2 तरीके हैं इसके। पहला है दृश्य स्थान या ग्राम पंचायत में एक प्रति चिपकाकर। जो भी नोटिस निकलेगा, जिस तारीख को भी आपकी मीटिंग होनी है, कैसे रहेगा? लिख दिया जाएगा कि मान के चलिए जैसे 23 जनवरी को ग्राम सभा की एक विशेष बैठक होने वाली है, और उसमें विशेष बैठक में क्या विषय पर चर्चा होगी वो लिखा रहेगा। ओके? तो सभी नागरिकों को या सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आगामी 23 तारीख को ग्राम सभा की एक बैठक होने वाली है। वो बैठक जो है पर्टिकुलर इस तिथि को इतने समय इस स्थान पर होगी, और मीटिंग का उद्देश्य या बैठक का उद्देश्य क्या है वो लिखा रहेगा। ऐसा आप एक फोटो प्रिंट आउट करके चिपका सकते हो। A4 साइज का पेपर ऐसे लिखा नहीं, बट एग्जांपल के लिए ले लेते ना, एक पेपर में आप चिपका सकते हो। कहां पर चिपकाओगे? ग्राम पंचायत के ऑफिस में, या फिर कोई भी दृश्य स्थान पर जहां पर लोगों की नजर पड़े, क्योंकि हम लोगों को बताना है। दूसरा तरीका क्या है इसमें? डोंडी पीट कर। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, आता रहा पहले पुराने जमाने में, सुनो सुनो सुनो, एक ऐसा डंडा पीट के, है ना, आपका बता रहा है कि ये मीटिंग होने वाली है। तो इस तरीके से आप करोगे। इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन का तरीका। मास कम्युनिकेशन का तरीका मतलब आपका, जब बहुत ज्यादा लोगों को कोई चीज बतानी है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शोर करते हैं। जैसे शादी उदी होती किसी की तो देखे होगे, बारात वगैरह जाती, तो हम लोग क्या बारात इतना बजा के क्यों ले जाते हैं? बताते हैं कि हमारे घर में कोई आई है नई बहू, है ना, ये दिखाने के लिए। वैसे ही डंडा पीट के या बैंड बजाते हुए बताएगा कि मीटिंग होने वाली है। दूसरा, कहीं पर भी चिपका दिए हम लोग, है ना, वहां पे पूरा चीजें लिखी रहेंगी। ये हो गया हमारा ग्राम सभा का सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का सम्मेलन जब हो गया, 7 दिन पहले हम लोगों ने सूचना दे दी, 7 दिन में सब लोग देख लिए। अब बैठक करना है, तो बैठक के लिए गण पूर्ति की आवश्यकता है। गण पूर्ति या कोरम, ये क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। गण पूर्ति का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए एक गांव में 1200 लोग रहते हैं। ओके? अब ये 1200 लोग जो हैं वो ग्राम सभा की बैठक में बैठना चाहते हैं, इनके द्वारा ही हम लोगों को डिसीजन लेना है। ग्राम सभा जो कि मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी मुद्दे की चर्चा होगी या जो भी डिसीजन आएगा, ऐसा माना जाएगा ये पूरे गांव का डिसीजन है। अब उसमें से कुछ लोग हमारे टाइप के रहेंगे। हमारे टाइप के मतलब जिनके लिए ये होगा, यार क्या करेंगे ग्राम सभा में जाके, है ना, उससे अच्छा थोड़ा सा बैठ के पीएससी की तैयारी कर लेते हैं, या कुछ कारण से चलो किसी के साथ मूवी देखने चले जाते हैं। मतलब अलग अलग कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण लोग मौजूद ना हो, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि डेट जिस समय आपने दी है या टाइम जो आपने बोला है, लोग अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो। ऐसी कंडीशन तो होगी कि 1200 के 1200 लोग रिप्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे मौजूद नहीं होंगे। तो कम से कम कितने लोग मौजूद हों जिसमें आपकी ग्राम सभा की कार्यवाही शुरू हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गणपूर्ति। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग ऑफ अ ग्राम सभा इज कॉल्ड कोरम। ओके? न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो किसी भी ग्राम सभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए आवश्यक हो, उसको हम लोग कहेंगे कोरम ग्राम सभा का। ओके? हर जगह गणपूर्ति यही रहता है। जैसे संसद के कोरम की बात करते हैं, तो सांसदों की वो न्यूनतम संख्या जिसके थ्रू संसद की कार्यवाही चल सके, उसको बोला जाता है। तो कोरम यही चीज होती है। ओके? इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या बोलता है, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, जिसमें 1/3 सदस्य जो है महिला होनी चाहिए। फिर से आ जाइए, इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो ग्राम सभा हमारी है मान लो 1200 लोगों की। ओके? अब इस ग्राम सभा में जब आपको बैठना है, ऐसे मीटिंग में आपको ग्राम सभा में बैठना है, तो कितने लोगों के थ्रू आपका शुरू हो सकता है? तो 1200 कुल जनसंख्या है, कुल का 1/10 मतलब 1200 का आप 1/10 निकालोगे, आपको कितना मिलेगा? 120।
120 लोग अगर मौजूद हैं तो आपकी ग्राम सभा की कार्यवाही हो सकती है, लेकिन इस 120 में भी आपका कितना, एक तिहाई महिला होना आवश्यक है। एक तिहाई मतलब कितना हो जाएगा, 40। ओके, यदि 120 लोग हैं, 120 में अगर 80 पुरुष हैं, 40 महिला है, मेरे को समझिएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान के चलिए आपके ग्राम सभा में जनसंख्या है 1200, 1200 में मिनिमम क्या कंडीशन है जिसमें आपकी ग्राम सभा की बैठक हो सकती है, तो 120 लोग आए जिसमें आपके 40 महिला आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन दे सकता है कि 1200 किसी ग्राम की जनसंख्या है, गांव ग्राम सभा की जनसंख्या है, उसमें कितने लोगों में न्यूनतम में आ जाएगा, तो 80 पुरुष और 40 महिलाओं में आपकी ग्राम सभा की मीटिंग हो सकती है। मान के चलिए 120 पुरुष थे, मतलब 120 लोग आए थे, बट उसमें 100 पुरुष हैं और 20 महिला है, अभी भी आपका कोरम कंप्लीट दिख रहा है 120 का, बट वो एक तिहाई वाला फैक्टर कवर अप नहीं कर रहा है। तो 100 पुरुष और 20 महिला होंगे तब आपकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि महिलाएं कम हैं। सिमिलरली मान के चलो 120 की 120 पूरी महिला है, जो 120 लोग आए ग्राम सभा में वो सब की सब महिला है, तब अब ग्राम सभा की मीटिंग हो पाएगी क्या, जल्दी से मेरे को चैट में बताना है। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर भी आप लोग चैट में बताना हो पाएगी कि नहीं। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, 1200 किसी ग्राम में ग्राम सभा की संख्या है, ओके, मतलब लोगों की संख्या है, उसमें कोरम हमारा होता है 1/10। 1/10 मतलब 120 लोगों को आना था, 120 का या 1/10 का एक तिहाई महिला होना आवश्यक है न्यूनतम। तो मैंने क्या बोला, 120 लोग आ गए, अपना कोरम कंप्लीट है, बट 120 की 120 महिलाएं हैं, तो क्या आपका इसमें बैठक होगी। जैसे 120 में यदि 100 पुरुष और 20 महिलाएं होती हैं तो नहीं होगा, 80 और 40 में हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिनिमम अपने को 40 महिला चाहिए थी। 120 में होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्राम सभा की मीटिंग में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पुरुषों की न्यूनतम संख्या कितनी है, वो जिक्र नहीं किया है। ओके, पुरुषों की न्यूनतम संख्या का अगर जिक्र नहीं करता है, तो अगर कोरम आपका 120 महिला का 120 लोगों का था और वो 120 की 120 महिला है, तब भी मीटिंग हो जाएगी, पुरुष नहीं हो तो चलेगा। बट अगर केस उल्टा कर दो, महिला नहीं होगी तो नहीं चलेगा। अभी हम लोगों ने कोरम की बात की है सामान्य क्षेत्र पे। अगर एक और एग्जांपल से आपको समझना है, वापस हम लोग आ जाते हैं। मान के चलिए किसी ग्राम सभा में आपके 1500 लोग हैं, अब 1500 का आपका कोरम कितना हो जाएगा, 1/10, 150। 150 लोगों का कोरम होगा, 150 का एक तिहाई, 150 का एक तिहाई आपका कितना हो जाएगा, 50। ओके, तो मिनिमम हमारा देखिएगा 150 लोगों में हो जाएगा। ये किस प्रकार से हो सकता है, तो 100 पुरुष और 50 महिला, याद रखिएगा ये मेरा पुरुष है, ये महिला की संख्या है। ओके, तो 100 पुरुष 50 महिला में आपका हो जाएगा, आपकी 100 महिला, आप ऐसे लिख देते हैं, 50 पुरुष 100 महिला, इसमें भी हो जाएगा। 0 पुरुष और 150 महिला, इसमें भी हो जाएगा। बट अगर मान के चलिए 101 पुरुष है और 49 महिला है, मतलब जितना अपने को महिला की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, महिला आपको गिरी से गिरी हालत में जितने भी लोग हैं उसके 1/10 का एक तिहाई चाहिए, उतना आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। पुरुषों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, क्योंकि पुरुष लोग पहुंच ही जाते हैं, इसलिए नहीं डाला गया है। ओके, महिलाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, विशेष स्थान दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई कमेंट नहीं करना कि सर लड़कों के साथ तो मतलब ना इंसाफी हो गई, लड़के पहुंच जाते हैं, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये हम लोग जो बात की 1/10 और एक तिहाई, ये सामान्य क्षेत्र का था। अगर अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा एक्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, अगर अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे हमारे 85 विकासखंड, आदिवासी विकासखंड आते हैं, वहां पर ये रूल चेंज हो जाता है। कुल सदस्य का एक तिहाई सदस्य होना चाहिए कोरम, और उसमें भी एक तिहाई सदस्य जो है महिला होनी चाहिए, ये आपको देखने को मिलेगा। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या यही 1500 वाला एग्जांपल लेंगे। देखिएगा सामान्य क्षेत्र, ओके, सामान्य क्षेत्र, और आपका हम लोग लिख देते हैं एसटी क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में कितना था, 1500 का 1/10, मतलब कोरम आपका था 150, और इसका 1/3, 1/3 मतलब कितना, 50 महिला आवश्यक थी। एसटी क्षेत्र में अगर 1500 जनसंख्या है तो इसका एक तिहाई आपका कोरम होगा, मतलब 1500 इंटू 1/3 करे हुए कितना आ जाएगा, 500। 500 सदस्य होने चाहिए, और इसमें भी 500 का एक तिहाई आप ले लोगे, तो 500 का एक तिहाई हम लोग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 166 होगा, 167 पकड़ लेते हैं, 167 महिला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे सामान्य क्षेत्र में कम जनसंख्या में भी आपका काम बन जाएगा, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में आपका अलग हो जाता है, मेजोरिटी मांगता है। इजी है याद करना, 1/3 1/3 है, 1/10 1/3 है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
इसके बाद यदि बात करेंगे तो बैठकों में गण पूर्ति कराने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच का होता है। जब भी बात आती है कोरम कंप्लीट कौन करवा के देगा, तो कोरम कंप्लीट कराने का मेन जो मोटिव है या मेन जो कारण है, या बोल सकते कारण नहीं बोलना चाहिए, मेन उत्तरदायित्व ये किसके पास है, सरपंच उपसरपंच के पास, क्योंकि सरपंच ही मीटिंग बुला रहा है, सरपंच नहीं तो उपसरपंच मीटिंग बुला रहा है। सरपंच अगर बुलाएगा तो लोगों को जाना है। ओके, लोग ऐसे ही मानते हैं कि वो बड़े साहब हैं, वो बुलाए हैं तो हमको जाना है। इन केस अगर आपका कोरम कंप्लीट नहीं होता तो सरपंच उप सरपंच को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आगे भी थोड़ा सा समझते हैं। अब मान के चलिए एक ग्राम सभा थी जिसमें अपने को कोरम कंप्लीट करना था तभी काम हो पाता। अब किसी कंडीशन में जैसे जिस डेट को मतलब हमारी ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई उस डेट में अगर कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब जितने लोगों को आना था न्यूनतम उतने लोग नहीं पहुंचे, तब क्या होगा, बाकी लोग तो आए हैं, उनका क्या होगा, हर कोई मतलब थोड़ा सा घूम घाम के आ रहा है, इधर उधर काम करा के आ रहा है, उनका क्या होगा, तो उसको समझते हैं। यदि सम्मेलन नियत तिथि पर नहीं हुआ, मतलब नियत तिथि पर गणपूर्ति नहीं हुई, तो सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाता है और आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित कर दी जाती है। जैसे मान के चलो आज 12 बजे आपका मीटिंग होना था, किसी वजह से 12 बजे मीटिंग नहीं हो पाई, किसी वजह से 12 बजे मीटिंग नहीं हो पाई, कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, अगले सम्मेलन की तिथि दे देते हैं। तिथि और समय हो सकता है बोले कि कल आ जाना, हो सकता है बोले परसों आ जाना, या हो सकता है ये भी बोले अभी 12 बजे नहीं हो पाया, चलो एक काम करते हैं 3 बजे बैठ जाएंगे, जाओ सब तक कोई खाना उना खा के आ जाओ, 3 बजे से हम लोग मीटिंग कर देंगे। तो हो सकता है उसी दिन आपका समय बदल के दे दे, तो सब चीज पॉसिबिलिटी है। अगले सम्मेलन की तिथि निर्धारित की जाती है और उसको बोला जाता है स्थगित सम्मेलन। ओके, अब अगर बात करेंगे इसकी, तो जैसे हमारा एक बार सम्मेलन स्थगित हो गया था, स्थगन के बाद की जो बैठक होती है उसमें हम लोग कोरम नहीं गिनते, गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ऐसे सम्मेलन पे नए विषय पर विचार नहीं किया जाता। जैसे पहली बार हम लोगों ने बुलाया, कोरम कंप्लीट नहीं था, अगर कोरम कंप्लीट नहीं है, मीटिंग हमारी क्या हो गई, मीटिंग को हम लोगों ने अबॉन्डन कर दिया या स्थगित कर दिया। अब स्थगित करने के बाद हम लोग दोबारा डेट जो दिए हैं कि कल मिल लेना या 3 बजे आ जाओ, उस समय जब हम लोग मीटिंग करेंगे, जरूरी नहीं है उसमें कोरम कंप्लीट हो। अगर कोरम कंप्लीट नहीं भी है तब भी जितने लोग हैं, 10 लोग भी बैठे तो काम कर देंगे, मान लिया जाएगा कि हाँ ग्राम सभा की बैठक हो गई। बट ध्यान रखिएगा, क्योंकि चूंकि हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं मौजूद है, मतलब कोरम कंप्लीट नहीं था, तो वैसे केस में नए विषय पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे, कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाया जाएगा। इसके अलावा स्थगन के बाद के सम्मेलन में अगर कोरम कंप्लीट नहीं है तो आप विकास कार्य योजना, हितग्राही का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संप्रेक्षण प्रतिवेदन और प्रशासकीय रिपोर्ट, इस पर भी आप चर्चा नहीं कर पाओगे। तो ये ग्राम सभा में ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का जैसे मान के चलिए कोरम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या कार्यवाही होती है वो, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि ये जो मतलब ग्राम सभा है इसकी मीटिंग कौन बुलाता है, सरपंच बुलाता है, सरपंच नहीं है तो उपसरपंच, उपसरपंच नहीं है तो ग्राम सचिव। ओके, तो अब मान के चलिए सरपंच मीटिंग बुला रहा है और बार बार ग्राम सभा के कंप्लीट नहीं हो रहे, जैसे मान के चलो मैं आपको प्यार से बोलूंगा यार कल मिलने आ जाओ, हम लोग घूमने जाएंगे, अगर आप मेरी इज्जत करते होगे पक्का होगे, है ना, फिर मैं बोलूंगा आ जाओ काम से आना है, अगर इज्जत करते होगे तो बिल्कुल आओगे, अगर इज्जत नहीं करते होगे तो विरोध दिखाने के लिए क्या आप बहाना करोगे। तो ऐसे केसेस में ग्राम सभा भी है। सरपंच का जो पद है बहुत ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे गांव में सम्मानित होगा। अब अगर सरपंच बुलाता तो ऐसा माना जाएगा कि आना ही है। अगर सरपंच के बार बार बुलाने पर भी ग्राम सभा में लोग नहीं आ रहे हैं, ग्राम सभा में कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब लोग सरपंच को उतना अच्छा नहीं मान रहे हैं या सरपंच को लाइटली ले रहे हैं या सरपंच को हटाना चाहते हैं, मतलब वो सरपंच के पद से खुश नहीं है जो भी व्यक्ति वहां पर बैठा है। तो ऐसे केसेस में ग्राम सभा का अगर बार बार आपका कोरम कंप्लीट नहीं हुआ तो सरपंच को हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वही चीज लिखी होगी देखिएगा, अगर सरपंच को उत्तरदायित्व होता है कि वह विनिर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाए, ऐसा करने में अगर वो असफल रहेगा तो सरपंच का पद धारण करने के लिए निर्धारित हो जाएगा, मतलब अयोग्य घोषित हो जाएगा। परंतु इसके अधीन विहित अधिकारी द्वारा सरपंच के विरुद्ध कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई के उचित अवसर नहीं दे दिए जाते। जनरली क्या है, 3 बार अगर आपका कंप्लीट नहीं होता, नीचे पढ़ लेते हैं हम लोग उसके बाद ही बताता हूँ। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में अगर आपका कोरम कंप्लीट नहीं होता तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच को नोटिस दिया जाएगा। आगे की 2 ग्राम सभा में भी कोरम कंप्लीट नहीं होता तो गणपूर्ति न होने की स्थिति में उनके विरुद्ध हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, समझिएगा। ओके, जैसे हम लोगों ने बैठकें रखी, बैठक 1, 2, 3, 4 और 5, सरपंच 5 बैठकों के लिए ग्राम सभा को बुलाना चाहता है। पहली बैठक में कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी में कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरी में कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, तो 3 बैठकों के पश्चात आपका नोटिस जारी हो जाएगा। नोटिस किसको, सरपंच उप सरपंच को, कि भैया तुम्हारे बुलाने के बाद लोग क्यों नहीं आ रहे हैं।
अगर फिर नहीं आया तो तुम अयोग्य हो जाओगे। कौन? सरपंच, उप सरपंच तुमको अयोग्य घोषित कर देंगे। नोटिस जारी हो गया, उसके बाद चौथी और पांचवी मीटिंग हुई। इसमें भी सरपंच, उप सरपंच के बुलाने के बावजूद ग्राम सभा का कोरम कंप्लीट नहीं हुआ। तब ऐसी केस में सरपंच और उप सरपंच ये दोनों अपने पद पर रहने के लिए अयोग्य हो गए। अब अगर ये अपने पद पर रहने के लिए अयोग्य हो गए तो इनके खिलाफ हटाने की कार्यवाही शुरू हो सकती है। अब अगर ये हटाने की कार्यवाही देखिए, क्योंकि आप अयोग्य हो गए हो, आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपको हटा दिया जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा तुरंत। आपसे पूछा जाएगा, उचित अवसर दिया जाएगा, बेटा बता 5 बार बुलाया क्यों नहीं आया। अब फिर बहाना करोगे, सर ये कोविड का केस था या ऐसा वैसा, सर वो ऑपोजिशन की चाल है, ऐसा वैसा कुछ भी करके। तो अगर अधिकारी को लगा जो आपको हटाने वाला है कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, कोई मतलब इंटरनल डिस्प्यूट है, तो वो रोकेगा। अदरवाइज आपको बिना उचित अवसर दिए, मतलब उचित अवसर दे दिया, उसके बाद भी अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपको बोलेगा बेटा तुम्हारा हो गया, तुम पैक करो, टाटा बाय बाय, तुम्हारे पद से तुमको मैं हटाता हूं। तो ये रहेगा। ओके, क्लियर रखिएगा। बाकी यदि बात करेंगे ग्राम सभा की अध्यक्षता की, जनरली जब भी आपका ग्राम सभा का सम्मेलन होता है, सामान्य क्षेत्र, ओके ये ध्यान रखिएगा, ये सामान्य क्षेत्र है। सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करता है। अगर सरपंच मौजूद नहीं है तो उप सरपंच करता है। अगर सरपंच उप सरपंच दोनों मौजूद नहीं है ग्राम सभा की बैठक में, तो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया जाएगा। जैसे 1200 लोग हैं मान लो, ओके, सरपंच नहीं करा, उप सरपंच नहीं करा, तो ये 1200 लोग अपने में से ही किसी को चुनेंगे और बोलेंगे बेटा चल तू अध्यक्षता कर दे, तेरे से काम बन जाएगा। ये है हमारा सामान्य क्षेत्र का प्रोसीजर। बट जब अनुसूचित क्षेत्र की बात आती है, शेड्यूल एरिया की बात आती है, तो वहां पर हमेशा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्ष सदस्यों में से ही चुना जाएगा जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा, पंचायत का पदाधिकारी नहीं। अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच उप सरपंच का रोल खत्म, पंचायत के जो लोग हैं वो भी नहीं करेंगे। उसमें जैसे मान के चलिए 1200 लोग आए हैं ना, ये 1200 लोग में से ही कोई बनेगा, बट वो भी एसटी ही होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा ये ग्राम सभा के बारे में। इसके बाद आ जाता है ज्वाइंट मीटिंग, ग्राम सभा के संयुक्त सम्मेलन। तो ग्राम सभा के बीच अगर विवाद की स्थिति हो गई, दो ग्राम सभा एक ही ग्राम से रिलेटेड, उसके बीच में अगर ग्राम सभा में विवाद हो गया, तो वैसी स्थिति में ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी, ज्वाइंट मीटिंग की जाएगी, जिसमें लिया गया निर्णय ऐसा माना जाएगा कि प्रत्येक ग्राम सभा ने लिया है। बाकी यदि बात करेंगे वार्षिक सम्मेलन की, तो ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होने के कम से कम 3 महीने पूर्व किया जाता है। ग्राम पंचायत का मुख्यालय में इसका आयोजन होता है। ग्राम पंचायत के सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन में क्या क्या चीजें होंगी, तो लेखाओं का विवरण किया जाएगा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट जारी की जाएगी, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रम की बात होगी, अंतिम संपरीक्षण टिप्पणी और उसके संबंध में दिए गए उत्तर की चर्चा होगी, और ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट की योजना की जो है चर्चा की जाएगी। ये होगा आपका वार्षिक सम्मेलन में, जो साल में एक बार होगा। अगर बात करते हैं ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य क्या होता है, तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, ग्राम के आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाओं की पहचान करना और उसके कार्यक्रम परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अनुमोदित करना। ओके, ध्यान रखिएगा जो भी ग्राम के विकास कार्य हैं वो ग्राम सभा के अनुमोदन से ही शुरू होता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार और सिफारिश करना, जो भी ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट है उसमें बताना कि इस चीज में आप थोड़ा ज्यादा खर्चा कर सकते हो, इसमें कम खर्चा कर सकते हो, यहाँ पर डालो वो। संपरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा पर विचार करना, ऑडिट जो भी आता है उसको देखना, उसके हिसाब से विचार करना कहीं भी कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान करना और उसका चयन करना। हम मान के चलिए पंचायत के, आपका सरकार के थ्रू कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग परिवार को राशन कार्ड पहुंचा रहे हैं, या फिर निःशुल्क गैस सिलेंडर दे रहे हैं, या कोई ऐसा टारगेटेड योजना है जो सब तक नहीं पहुंच सकती। पर्टिकुलरली मान के चलिए गांव है, उसमें 50 लोगों का सिलेक्शन करके हम पहले उनका करेंगे, फिर अगले लेवल में फिर बाकी 50, फिर बाकी 50। तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा, कोई भी योजना के लिए हितग्राही की पहचान करना या हितग्राही को चयन करना, ये जो है ग्राम सभा करती है। ओके, अगर ये ग्राम सभा की जगह मान के चलिए सरपंच लोग करेंगे तो वो तो अपने में ही बोलेंगे कि मेरे घर में लगा दो। पंचायत वेब सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा है ना, कि वो जो बिजली वाला खंबा है, सब जो सरपंच के जो पंच वगैरह रहते हैं सब बोलते हैं हमारे घर के सामने लगा दो, ऐसे वाला केस होता है। तो ऐसे केसेस में हितग्राही का चयन करना तो पूरा गांव मिलकर ही डिसाइड करेगा किसको मिलना चाहिए किसको नहीं। इसके अलावा सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए लोगों को सक्रिय करना, ग्राम पंचायत का ये दायित्व होगा कि वह ऐसे सभी मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखे जिन्हें जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये पॉइंट जो है हमारे ग्राम सभा की शक्तियों और कार्य के हो जाएंगे। अगर वाइंड अप करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ग्राम सभा के, तो ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी, एक स्थायी निकाय है,
ग्राम सभा का सम्मेलन जो है साल में कम से कम 6 बार होना आवश्यक है ना? 6 बार की डेट आपको याद हो गई होगी। आपका 26 जनवरी से 3 दिन पहले, 15 अगस्त के 5 दिन बाद, अंबेडकर जी का बर्थडे, गांधी जी का बर्थडे, जून और नवंबर कभी भी हो सकता है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक सम्मेलन में प्रत्येक ग्राम सभा में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक में कोरम कुल सदस्यों का 1/10 था, जिसमें 1/3 महिला थी। सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता सरपंच करता है, सरपंच नहीं तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो उपस्थित सदस्यों में से कोई एक। और ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं के बीच में विवाद होगा तो संयुक्त मीटिंग कर सकते हैं। और ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का काम ग्राम सभा करती है। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट रिपीटेडली पूछे गए हैं, इसके लिए हम लोगों ने इसको एक्स्ट्रा निकाल के रखा है। हो सकता है आगे और पूछेगा, तो ये सारी चीजों को देखते जाइएगा। ये हमारा ग्राम सभा का टॉपिक कवर अप हो जाएगा। कल से हम लोग घुसेंगे पंचायतों में। तब पंचायत में हम लोग ग्राम पंचायत, जनपद, जिला, इसको कोशिश करेंगे एक साथ करने की, अलग अलग करने की। जिस प्रकार से सेट करते जाएंगे वैसे ही करते चलिएगा आप लोग भी साथ में। बाकी आर्टिकल्स के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। एक बार जब आर्टिकल्स के हिसाब से खत्म हो जाएगा, हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी एक और राउंड आप लोगों को लेके जाए, जिसमें हम लोग धारा के हिसाब से करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद, जय हिंद।